कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है, लेकिन कभी कभी सियासत एक ऐसा नतीजा भी देती है जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की होती। एक ऐसा जनादेश जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के सारे समीकरण, सारे अनुमान को धूल में मिला देता है। बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसी राजनीतिक सुनामी आई जो अपने साथ महागठबंधन के सारे दावों को, सारे वादों और सारे सपनों को बहाकर लेकर जाती हुई दिख रही है। वो किला जिसे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने दशकों की मेहनत से खड़ा किया था, आज शुरुआती तौर पर उसकी दीवारें दरकती हुई दिख रही हैं और उस मलबे पर एनडीए जीत का भगवा परचम लहरा रही थी, जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही थी। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। आज बात होगी बिहार के उस जनादेश की जिसने कई सिपा सालारों को फर्श से लेकर अर्श तक और कईयों को तो अर्श से लेकर फर्श पर लाकर रख दिया और कुछ गुमनाम चेहरों को सियासत का नया बाजीगर बना दिया। आज हम परत दर परत खोलेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव से चूक कहां हुई। प्रशांत किशोर का जनसुराज का सूरज उगने से पहले ही अस्त हो गया और वो कौन सा हनुमान है जिसने एनडीए की नैया पर 4 चांद लगा दिए हैं। आइए बिहार की इस सियासी महाभारत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। सबसे पहले बात नतीजों की। आंकड़े स्क्रीन पर हैं और ये कहानी खुद बयां कर रहे हैं। शाम 7 बजे के डेटा के अनुसार एनडीए 200 सीटों के आंकड़े पर एक प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती दिखी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का महागठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरता दिखा। आरजेडी सिर्फ 25 और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर एकदम पूरी तरह से सिमट गई। ये हार नहीं, ये एक सियासी सफाया है। एनडीए के खेमे में जश्न का माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जनता का सुशासन पर भरोसा बताया। जेडीयू के नेता ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। आखिर कुर्सी से उनका रिश्ता फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत जो ठहरा है। लेकिन ये फेविकॉल भी तो कमजोर होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने आज तक अपना सीएम फेज जारी नहीं किया। उन्होंने ये तो कहा कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम फेज के लिए बोले जीत के बाद विधायक ही तय करेंगे कि पाटलिपुत्र की कुर्सी पर कौन विराजेगा। लेकिन इस जीत के पीछे की कहानी सिर्फ नीतीश या बीजेपी की नहीं है। इस कहानी में कई किरदार हैं, कुछ विजेता, कुछ पराजित और कुछ ऐसे जो अपनी ही आग में झुलस गए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चेहरे की जो इस चुनाव का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था, तेजस्वी यादव। जो हाल कभी अमेठी में राहुल गांधी का हुआ, कुछ वैसा ही कहानी आज राघोपुर में तेजस्वी के साथ लिखी जा रही थी। हाँ, ये सच है कि तेजस्वी अपनी सीट राघोपुर से लगभग 13,000 वोटों से आगे रहे, लेकिन ये जीत उस हार के सामने बौनी पड़ गई जो उनकी पार्टी और उनके गठबंधन ने झेली है। राघोपुर लालू परिवार का वो अभेद किला माना जाता है जहां से खुद लालू और राबड़ी देवी जीत कर आए हैं, लेकिन इस बार उस किले की नींव भी हिलती दिखी। आखिर ऐसा हुआ क्या? इसकी पटकथा तो चुनाव से बहुत पहले ही लिखी जाने लगी थी। एक तरफ थे प्रशांत किशोर जो अपनी पदयात्रा में तेजस्वी को 9वीं फेल का तमगा देकर उनकी विश्वसनीयता पर चोट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जो बिहार में आकर उसी जातीय जनगणना की फर्जी बात कर रहे थे जिनका क्रेडिट तेजस्वी लेना चाहते थे। यानी दोस्त ही दोस्त को की जड़ें खोद रहा था। लेकिन तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तो घर के अंदर ही बैठा था, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। सियासत में जब घर का भेदी लंका ढाए तो दीवारें गिरनी तय होती हैं। चुनाव की गिनती अभी शुरू ही हुई थी कि अपनी अलग पार्टी जनशक्ति पार्टी बना चुके तेज प्रताप यादव ने अपने ही छोटे भाई पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये हार उन जयचंदों की है जिन्होंने पार्टी को अंदर से खोखला कर दिया। उन्होंने साफ साफ इशारा किया कि तेजस्वी की लीडरशिप ने आरजेडी को कमजोर कर दिया है। और तो और तेज प्रताप ने एनडीए की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए उन्हें विश्व का सबसे मजबूत नेता तक कह डाला। सोचिए, लालू का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई की हार पर मोदी की तारीफ कर रहा है। यह सिर्फ एक बयान नहीं,
ये आरजेडी के भीतर मचे उस घमासान का सबूत है जिसने पार्टियों की लुटिया डुबा दी। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि वो हार कर भी जीत गए क्योंकि बिहार ने परिवारवाद की जगह सुशासन को चुना। ये तंज सीधा तेजस्वी पर था। अब आते हैं उस शख्स पर जो खुद को राजनीति का चाणक समझता था, लेकिन बिहार की जनता ने उसे शीशा दिखा दिया। प्रशांत किशोर यानी पीके। हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, बड़ी बड़ी रैलियों में जुटती भीड़। पीके को लगा कि वो बिहार की राजनीति का नया सूरज बनकर उभरेंगे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो उनके जनसुराज पार्टी का 7 बजे तक तो खाता ही नहीं खुला, यानी जीरो। जो शख्स दूसरों की जीत हार की गारंटी लेता था, वो अपनी एक सीट नहीं जिता पाया। आखिर पीके से गलती कहां हुई? पहली और सबसे बड़ी गलती, चुनौती देकर पीछे हटना। उन्होंने ऐलान किया था कि वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर पीछे हट गए। जनता ने इसे इनकी कमजोरी समझा। जैसे सन 2014 में केजरीवाल ने मोदी को वाराणसी में चुनौती देकर खुद को राष्ट्रीय नेता बना लिया था। पीके वो मौका चूक गए। दूसरी गलती, वो बीजेपी के बड़े नेताओं मोदी और शाह पर सीधा हमला करने से बचते रहे। इससे लोगों में यह संदेश गया कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। और तीसरी गलती, शराबबंदी जैसे मुद्दे पर उनका स्टैंड। उन्होंने शराबबंदी का विरोध करके युवाओं को लुभाने की कोशिश की, लेकिन बिहार की महिला वोटरों को नाराज कर बैठे, जो इस चुनाव की एनडीए की होती हुई जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। पीके ने चुनाव से पहले दावा किया था कि अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीत गई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब जेडीयू तो 84 सीटों के साथ कहीं आगे निकल गई। अब सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर अपना वादा निभाएंगे या ये भी एक और जुमला बनकर रह जाएगा। एक तरफ जहां इतने बड़े बड़े सूरमा धूल चाट रहे थे, वहीं एक तरफ एक ऐसा नेता भी था जो खामोशी से अपना काम कर रहा था, और जब उसने आखिरी चाल चली तो पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। वो नाम है चिराग पासवान। अगर ये चुनाव एक क्रिकेट मैच था तो ओपनिंग भले ही बीजेपी और जेडीयू ने की, लेकिन मैच जिताने वाला फिनिशर बनकर उभरे चिराग पासवान। उनकी पार्टी एलजेपी ने सिर्फ 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 19 सीटों पर बढ़त हासिल की। ये स्ट्राइक रेट कमाल का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 5 की 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपना हनुमान कहा था, और 2025 में चिराग ने यह साबित कर दिया कि वो वाकई एनडीए के लिए संकट मोचक है। सबसे खास बात रही वोट ट्रांसफर की। बीजेपी और जेडीयू का वोट पूरी तरह से चिराग की पार्टी को मिला, और चिराग ने भी अपना वोट एनडीए के उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराया। ये वही चिराग हैं जिन्होंने 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया और न सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत किया, बल्कि नीतीश कुमार की सीटें बढ़ाने में भी मदद की। जीत के बाद एनडीए में चिराग पासवान का कद और भी बड़ा हो जाएगा। वो अब सिर्फ एक युवा नेता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का एक ऐसा पावर सेंटर बन गए हैं जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो बिहार का ये जनादेश क्या कहता है? ये कहता है कि जनता अब सिर्फ वादों और नारों पर वोट नहीं देती, वो काम देखती है, वो लीडरशिप देखती है। तेजस्वी यादव अपनी पारिवारिक विरासत को वोटों में तब्दील नहीं कर पाए। प्रशांत किशोर की कागजी रणनीति जमीन पर फेल हो गई, और वहीं एनडीए ने विकास और सुशासन के अपने आजमाए हुए फार्मूलों पर चुनाव लड़ा। इसमें चिराग पासवान जैसे युवा नेता का उदय बिहार की राजनीति के लिए एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अगर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार लौटी तो फिर बिहार की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी या ये जनादेश भी सत्ता के खेल में उलझ कर रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है,
इस चुनाव का असली हीरो कौन है और इस हार से तेजस्वी यादव को क्या सबक लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिए हुए सारे आंकड़े वीडियो शूट होने तक यानी शाम 7 बजे तक के अनुसार हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए और हमें इजाजत दीजिए। देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।